गुड मॉर्निंग 12th क्लास। कैसे हो बच्चों? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है अनुकूलन। थोड़ा बहुत इसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात करी थी। तो अनुकूलन क्या है कि जीव के ऐसे आकार की, कायिकी या व्यवहारगत गुण जो उसे किसी आवास में विशेष सफलता में रहने व प्रजनन करने के लिए सक्षम बनाते हैं, अनुकूलन कहलाता है। ठीक है, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कोई भी जीव वातावरण के अनुसार जब ढल जाता है, अगर वातावरण के अनुसार कोई भी जीव नहीं ढलेगा तो क्या होगा, वो जीवित ही नहीं रह पाएगा, प्रजनन तो क्या है दूर की बात है। तो इसमें क्या हो गया कि जीव के ऐसे आकार की, कार्य की या व्यवहारगत गुण जो उसके किसी आवास विशेष में रहने के लिए उसको सफल बनाते हैं और प्रजनन करने में सक्षम बनाते हैं, उसको अनुकूलन कहते हैं। ठीक है, आकार की अनुकूलन से तात्पर्य जीव की आकार की यानी कि उसकी मॉर्फोलॉजी में परिवर्तन है, बाह्य आकार की। ठीक है, जैसे मछलियों के शरीर कैसा होता है बच्चों, नौकाकार होता है। ठीक है, स्ट्रीमलाइंडेड होता है। तो अगर वो नौकाकार नहीं होगा तो क्या होगा, मछली डूब जाएगी, पानी को काट नहीं पाएगी। तो इसलिए जो मछली का शरीर होता है वो कैसा होता है, नौकाकार होता है। ठीक है, फिर कायिकी अनुकूलन जीव के कायिकी में बदलाव लाती है। जैसे रेगिस्तान में उड़ने वाले मरोद्भिद पौधे प्रकाश संश्लेषण में केल्विन चक्र के स्थान पर केम्प चक्र पाया जाता है। 11th में आपने पढ़ा है ये, तो उनमें केम्प चक्र पाया जाता है। ठीक है, ताकि वो रात को क्या कर सके, उस क्रिया को पूर्ण कर सके। ठीक है, ऐसी जो जंतु हैं वो क्या होते हैं, यूरिया की जगह यूरिक अम्ल को उत्सर्जित करते हैं और जल का क्या करते हैं, कम से कम लॉस हो, इसलिए वो इस तरीके से क्या करते हैं, यूरिया की जगह यूरिक एसिड को पास करते हैं। ठीक है, फिर आपका व्यवहारिक अनुकूलन जीव के व्यवहार में परिवर्तन से संबंधित होते हैं। जैसे अधिक ताप के लिए जंतु रात्रिचर हो जाना। ठीक है, जैसे राजस्थान में है ना हमारा मरुस्थल है, तो क्योंकि दिन के समय काफ़ी टेम्परेचर है, तो वहाँ के जो जीव शिकार करते हैं या भोजन के लिए क्या करते हैं, रात्रिचर हो जाते हैं। मतलब रात को ठंड है तो उस वक्त वो क्या करते हैं, अपना शिकार करते हैं। या सफ़ेद खुशबूदार फूल जो होते हैं वो रात्रि को ही खिलते हैं। क्यों? क्योंकि जो कलर्ड फूल होते हैं वो तो क्या करते हैं, पराग कीड़ों को क्या करते हैं, आकर्षित कर लेते हैं। लेकिन सफ़ेद फूल क्या है, क्योंकि रात को अंधेरा है तो वो सफ़ेद होंगे तो एकदम से दिख जाते हैं, और खुशबू की वजह से जो रात्रिचर कीड़े मकोड़े होते हैं वो उनको क्या करते हैं, परागित कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि कोई भी जीव अपने वातावरण में अपने को रहने के लिए अनुकूल किस तरीके से बना सकता है। तो इसमें क्या होता है, उसकी आकार की, जो उसकी बाह्य आकार की है, उसमें क्या हो जाते हैं, कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं और वो अपने को उस क्षेत्र के अकॉर्डिंग क्या कर लेता है, ढाल लेता है। अनेक अनुकूलन जीवों में अनेक अनुकूलन उसकी लंबी विकासीय यात्रा से विकसित हुए होते हैं। जैसे आपने जैव विकास में पढ़ा था ना कि किसी भी विकास को होने के लिए क्या लगता है, बहुत लंबा समय लगता है। तो इसमें भी ऐसा ही हो रहा है कि पहले जो जीव यहाँ पर आए होंगे वो वातावरण में रहने के लिए अनुकूलित नहीं होंगे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपने को वातावरण में रहने के लिए क्या कर दिया है, अनुकूलित कर लिया है। और फिर ये गुण क्या हो जाते हैं, स्थिर हो जाते हैं और ये जीन में क्या कर देते हैं, आ जाते हैं, और पीढ़ी दर के पीढ़ी क्या होते हैं, वंशागत होते चले जाते हैं। ठीक है, अनुकूलन जीव को उस पर्यावरण विशेष के प्रति अधिक उपयुक्त बनाकर उसकी उत्तरजीविता को बढ़ाते हैं। ठीक है, सर्वाइवल मीन्स क्या हुआ कि किसी भी जीव अगर क्या होगा, वातावरण के साथ अनुकूलन कर लेगा तो उसके जो लाइफ स्पैन है वो क्या हो जाएगा, उसकी जीवन अवधि है, उसका जो सर्वाइवल रेट है वो क्या हो जाएगा, हमेशा बड़ा होगा। अगर वो अनुकूलन नहीं कर पाया, सपोज कीजिए कि बारिश का मौसम है, ठीक है, तो एक कुत्ते के 4 बच्चे हुए है ना, तो उसमें क्या हो गया, लगातार बारिश भी हो रही है, बर्फ़ भी पड़ रही है, तो उसमें से क्या होगा, जो ये सर्वाइवल के गुण जिसमें ज़्यादा होंगे अंततः वही तो बचा रहेगा, जिसने अपने को वातावरण के अनुकूल कर लिया है वही क्या रहेगा, जो योग्य होगा वही आगे रहता है जीवित। ठीक है, अदरवाइज बाकियों की क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से भी इसको हम समझ सकते हैं। फिर अधिक ताप या जल की कमी हेतु अनुकूलन। आपको पता है कि जो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है वो भी हमारे लिए अच्छा नहीं है, या कम जल होगा तो वो भी अच्छा नहीं है। तो ऐसा कहाँ होता है बच्चों, मरुस्थल में होता है। ठीक है, तो अधिक ताप में जल की जो हानि होती है वो तेज़ी से होती है। तो जंतु अधिक तापमान से बचने के लिए या जल संरक्षण के लिए निम्न अनुकूलन पाए जाते हैं। जैसे
उत्तरी अमेरिका के रेगिस्तान में पाया जाने वाला कंगारू चूहा अपनी शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वसा का ऑक्सीकरण करता है। ठीक है, तो जो ऐसे जानवर होते हैं उनमें कुबड़ पाया जाता है, जैसे ऊँट में आपने देखा होगा कुबड़ पाया जाता है, ऐसी जो चूहा है उसके अंदर फैट सेल्स होते होंगे, तो वो क्या करेगा, उसका ऑक्सीडेशन करेगा, ऑक्सीकरण करेगा, तो उससे वो क्या होगा, अपनी जो पानी है उसकी कमी को वो क्या कर लेगा, पूरी कर लेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें जल की आवश्यकताओं को वो पूरा कर लेता है। फिर कंगारू चूहा अपने मूत्र को अत्यधिक सांद्र बनाने में भी सक्षम होता है। ये प्रैक्टिकल में भी है आपका कि जो कंगारू चूहा होता है वो अत्यधिक अपने मूत्र को क्या कर लेता है, गाढ़ा कर सकता है, सांद्र बनाने में सक्षम है। इससे उत्सर्जी पदार्थ शरीर से निष्कासन में लगभग नगण्य या बहुत कम मात्रा में क्या होता है, पानी निकलता है। ठीक है, फिर दूसरा जो ध्रुव होते हैं हमारे, वहाँ पे टेम्परेचर क्या है, बहुत कम होता है, तो शरीर की ऊष्मा की हानि को रोकने के लिए ध्रुवी जो भालू होते हैं या वहाँ पे सील पाई जाती हैं, जो भी वहाँ पे के जीव हैं, उनमें क्या होगा, नीचे उनकी जो बॉडी का स्तर होगा, त्वचा होगी, उसके नीचे फैट का एक मोटा स्तर लगा होगा, जो कि क्या होगा, ऊष्मा रोधी होगा। ठीक है, अगर ऊष्मा लॉस हो जाएगी तो क्या होगा, ठंड से मर जाएंगे। इसलिए उनके पास क्या होता है, त्वचा के नीचे एक वसा का मोटा स्तर होता है, जो शरीर के लिए ऊष्मा रोधक का कार्य करता है। ठीक है, आगे इसमें ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाले जंतु में पाद व बाह्य कर्ण छोटे होते हैं। इसे एलन का नियम कहते हैं। पिछले लेक्चर में भी इसकी बात हुई थी, तो इम्पॉर्टेंट है। एलन का नियम क्या है कि जहाँ पर भी ठंडे प्रदेश होते हैं वहाँ पर जीवों के जो कान और पाद होते हैं वो कैसे होंगे, छोटे होंगे, ताकि एनर्जी लॉस क्या हो, कम से कम हो। फिर उष्णकटिबंधीय जंतुओं जैसे हाथी में ताप नियमन के हेतु कान बड़े होते हैं। ठीक है, अब एक कह रहा है कि छोटे होते हैं, लेकिन जहाँ बहुत गर्मी है, उष्णकटिबंधीय हिस्सा है, वहाँ पे जो हाथी होते हैं उनके कान देखे होंगे ना आपने, सूप के जैसे होते हैं, हिलाते रहते हैं और अपनी बॉडी को क्या करते हैं, ठंडा करते हैं। तो हर वातावरण में रहने के लिए जो जीव वहाँ पर पाया जा रहा है उसमें कुछ ना कुछ अनुकूलन होगा, ताकि वो अपने शरीर के टेम्परेचर को क्या कर सके, मेंटेन कर सके। ठीक है, और मरुस्थलीय जीव जमीन में उसका शरीर क्या हो, टच ना हो, इसलिए उनके जो पैर होते हैं वो कैसे होते हैं, लंबे होते हैं, जैसे कि ऊँट में। फिर ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले गर्म खून वाले जंतुओं जैसे स्तनधारी व पक्षियों का आकार गर्म प्रदेश में रहने वाले जंतुओं से क्या होता है, बड़ा होता है। जैसे ध्रुवीय भालू, अंटार्कटिक में पेंगुइन। ठीक है, इसे बेंचमैन का नियम कहते हैं। ठीक है, फिर से देख लेते हैं। कह रहा है कि जो ठंडे क्षेत्रों में पाए जाने वाले गर्म खून वाले जंतुओं जैसे स्तनधारी, यानी कि ठंडे क्षेत्र में जितने भी जीव पाए जाते हैं, जैसे भालू है, ठीक है, या पेंगुइन है, तो उसमें क्या होगा, आकार में क्या होंगे, वो बड़े होंगे। ठीक है, इसको कैसे कहेंगे, बेंचमैन का नियम कहेंगे। फिर है आपका जो पौधों के तापमान व जल से संबंधित अनुकूलन। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, देखिए, पौधे के तापमान और जल से संबंधित, अभी तक हमने किसकी बात करी थी कि छोटे जो जंतु हैं उनके अनुकूलन की बात करी थी। अब देखिए यहाँ पे एलन का नियम आपको समझाया भी गया। इसमें जो लोमड़ी है उसका जो सिर का हिस्सा है वो कैसा है, बड़ा है। फिर इसमें थोड़ा, और जो रेगिस्तान की है उसमें इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, तो छोटा होगा तो क्या होगा, एनर्जी लॉस कम से कम होगा, ऊष्मा का जो लॉस है वो भी कम से कम होगा। तो पौधों में देखते हैं, तो जंतुओं की तरह पौधों में भी जल की कमी से जूझने के लिए 2 उपाय हैं। पहला जो उपाय है कि जल की कम से कम हानि व जल संचय। मरुस्थल के पेड़ पौधों को अधिक तापमान तथा जल की कमी हेतु अनुकूलित होना पड़ता है। अब देखिए क्या कह रहा है कि जो मरुस्थल के जीवों की बात तो हमने कर ली, जो प्लांट्स हैं उसके लिए भी तो वो लागू होगा ना। प्लांट्स को भी फोटोसिंथेसिस के लिए पानी चाहिए, ठीक है, ठीक टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ पर भी ये कह रहा है कि जल की कमी होती है, तो पौधे क्या करते हैं, जो उनके जो पत्तियाँ होती हैं वो कांटों के रूप में बदल देते हैं, और जो उनकी एपिडर्मिस, वो जो क्या होते हैं, रंध्र होते हैं, वो क्या होंगे, अंदर धंसे हुए होंगे, ताकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या हो, कम से कम हो। और वाष्पोत्सर्जन में क्या होता है, वाटर लॉस होता है, तो वो भी ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से मरुस्थलीय पौधे अपने को क्या कर लेते हैं, अनुकूलित कर लेते हैं।
और उनकी जो पत्तियों की सतह होती है उसमें मोटी उपत्वचा यानी कि क्यूटिकल की या मोम की क्या हो जाती है, परत लगी रहती है। फिर वाष्पोत्सर्जन, जल की हानि ना हो इसलिए जो उसके पर्णरंध्र होते हैं वो कहाँ होते हैं, अंदर धंसे रहते हैं। फिर पत्ती की एपिडर्मिस बहुस्तरीय रोमों से भी ढकी रहती है ताकि वाटर लॉस कम से कम हो। फिर उसके बाद है नागफनी जैसे में पौधों में पत्तियां कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं और तना चपटा होकर, ठीक है, जो तना है वो चपटा होकर क्या करता है, हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। देखिए इस तरीके से अगर ये क्या है, नागफनी है, तो ये जो पत्तियां हैं वो कैसी होती है, कांटों के रूप में बदल जाती है और जो इसका तना है वो हरे कलर का होने की वजह से ये क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होता है, हर जगह पर क्या हो रहा है, पेड़ पौधे हों या जीव जंतु हों अपने सर्वाइवल के लिए कुछ ना कुछ अनुकूलन अपनाते हैं। ठीक है, फिर दिन में ताप अधिक होने के कारण जल हानि संभव है, इसलिए मरुभित जो पौधे होते हैं, मरुस्थल के मांसल पौधे प्रकाश संश्लेषण हेतु एक उपापचयी पथ है जिसको CM पथ कहते हैं। ठीक है, इसमें पर्णरंध्र केवल रात को खुलते हैं और दिन में जो पर्णरंध्र होते हैं वो कम से कम या ना के बराबर खुलते हैं जिससे कि वाटर लॉस को रोका जा सके। फिर जलीय पौधों में कैसे होगा, जलीय पौधों में क्या होता है कि जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, जलमग्न होते हैं या डूबे रहते हैं, तो उन एक डूबे वाले भाग में सुरक्षात्मक चिपचिपे पदार्थ से स्थिरित होते हैं। ठीक है, अगर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, अगर आप क्या करते हैं, पानी में हाथ को बहुत देर तक डालते हैं तो क्या होगा, फूल जाता है ना, या उसमें इस तरीके से लाइनिंग आ जाती है। तो कहने का मतलब है कि जो वाटर में जीव या पौधा रह रहा है उसमें पानी एब्जॉर्ब ना हो, इसके लिए क्या रहते हैं, चिपचिपे पदार्थ के लिए स्तरित रहते हैं। इनकी जड़ें क्या होती हैं, अल्प विकसित होती हैं, जैसे वुल्फिया, यूट्रिकुलेरिया आदि में। ठीक है, फिर तैरने के लिए क्या होगा, इसमें तैरने वाले जलोद्भिद पत्तियां बड़ी तथा डूबे हुए पौधों में फीते या रिबन जैसे आकार की पत्तियां पाई जाती है। ठीक है, और वायु तक इसमें पाए जाते हैं। एरनकाइमा आपने सुना होगा, तो एरनकाइमा क्या करता है, फूला हुआ भाग होता है जो क्या करते हैं, जैसे कमल है, ठीक है, कमल का पौधा आपने देखा होगा, तो वो हल्का होकर क्या हो जाता है, पानी की सतह पे ऊपर आ जाता है जिसकी वजह से वो आराम से पानी में क्या करता है, तैरने लगता है। ठीक है, जैसे और इसमें जो तैरने वाले हैं, एक तो यूट्रिकुलेरिया हो गया और दूसरा क्या हो गया, अभी आपका कमल हो गया। ठीक है, और मुक्त प्लावी में क्या आ जाएंगे, फ्री फ्लोटिंग, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो जा रहे हैं, वोल्फिया, लेमना, ट्रापा और सिंगाड़ा। ठीक है, निमग्न तैरने वाले क्या हो गए, यूट्रिकुलेरिया हो गए। ठीक है, और निमग्न जड़ वाले वेलिसनेरिया, हाइड्रिला आदि हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से हर कोई जीव और हर कोई प्लांट्स क्या करता है, अपने सर्वाइवल के लिए अपने को अपने जहाँ भी उसका आवास है वातावरण के अनुसार क्या कर लेता है, ढाल लेता है। देखिए वाष्पोत्सर्जन की कमी के लिए पत्तियाँ छोटी, अनुपस्थित या कांटों के रूप में परिवर्तित हो जाती हैं। गर्ती जो स्टोमेटा है वो गर्त में चले जाते हैं, या वो रोमिल पत्ती की सतह क्यूटिकल और रोमिल हो जाती है ताकि क्या हो जाए, वाटर लॉस कम से कम हो। जल का संग्रहण, तना मांसल या पत्तियां मांसल हो जाती हैं और क्या करने लगती हैं, जो तना हरा और मांसल होगा तो फोटोसिंथेसिस करने लगेगा। ठीक है, और ऐसी जल का अवशोषण है। गहरा जड़ तंत्र गहरे स्तरों पर जल अवशोषण हेतु सतह के नीचे फैला रहता है। ठीक है, जैसे राजस्थान में क्या है, मरुस्थल है, तो पानी की तलाश में जो जड़ें होंगी वो क्या होंगी, दूर दूर तक फैल रहेंगी, तो विकसित होंगी। अब जो पानी में रहने वाले प्लांट है उसमें जो जड़ तंत्र है वो कैसा होगा, अल्प विकसित होगा। ठीक है, अब देखते हैं हम काई की अनुकूलन। ठीक है, काई की अनुकूलन क्या हुआ, कि कुछ जीवों में विशिष्ट काई के अनुकूलन पाए जाते हैं। यह अनुकूलन जीवों को प्रतिकूल पर्यावरण परिस्थितियों में अनुक्रिया करने हेतु सक्षम बनाते हैं। ठीक है, वास्तव में यह लघुकालीन अनुकूलन है। किसी मैदानी क्षेत्र के व्यक्ति को, ठीक है,
पहाड़ में चढ़ने पर कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ता है। जैसे उदाहरण दिया इसने कि पहाड़ों की अधिक ऊंचाई लगभग कितनी 3500 मीटर से अधिक पर वायुमंडल में क्या हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी होती है। तो लेकिन जो लोग वहाँ पे रहते हैं उनको तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो वहाँ पे चढ़ेंगे तो उनको क्या हो जाएगा, तुंगता रोग हो जाएगा। ठीक है, रोग का नाम याद रखना है, तुंगता रोग। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। कायिकी अनुकूलन क्या है कि जो लोग पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंचाई पर रहते हैं उनको तो ऑक्सीजन लेने में कोई तकलीफ़ नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो वहीं के अनुकूलित हो गए हैं। लेकिन वास्तव में क्या है, पहाड़ पर अधिक ऊंचाई जैसे 3500 के मीटर के आसपास की हम बात करें तो वायुमंडल में क्या हो जाता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब कमी होगी तो क्या होगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना। जो पहाड़ी क्षेत्रों से आएंगे उनको तो दिक्कत होगी, लेकिन जो वहीं पर लोकल लोग रहते हैं उनको इसकी आदत हो जाती है। ठीक है, तो अगर जो प्लेन से आया है वो चढ़ रहा है चढ़ाई तो उनको क्या हो जाता है, तुंगता रोग। ठीक है, या उसको बोलते हैं माउंटेन सिकनेस। ठीक है, तो ये रोग हो जाता है। लेकिन इस रोग में क्या होता है, जो वहाँ पे रहने वाले हैं उनको ये नहीं होगा, लेकिन जो बाहर से अदर्स लोग आए हैं उनको होगा। इसमें क्या लक्षण है, जी मचलाना है, सिर दर्द है, थकान है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है, तो ये सारी चीज़ें होने लगती हैं इसमें। ठीक है, लेकिन जो वहाँ पर लोग पाए जाते हैं उनको क्या होता है, वो वहाँ के लिए अनुकूलित हैं, तो उसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, ऊंचे पहाड़ों पर रहने वाले लोग इस पर्यावरण में रहने के लिए अनुकूलित हो जाते हैं। उनके रक्त में लाल रक्त कणिकाओं की संख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन का स्तर भी बढ़ जाता है और ऑक्सीजन क्या होती है, अधिक मात्रा में अवशोषित होने लगती है। ठीक है बच्चों, तो ये सब क्या है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं हम उसको क्या कर लेते हैं, वहीं के अनुकूल क्या कर लेते हैं, अपने को ढाल लेते हैं। फिर किसी प्रजाति की आनुवांशिक रूप से अनुकूलित स्थानीय समष्टियाँ जिसके जीव आकार की व कार्य की लक्षणों में भिन्नता प्रदर्शित करते हैं उसको इकोटाइप कहते हैं। ठीक है, इकोटाइप पौधों में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। आनुवांशिक रूप से भिन्न होने के बाद भी वे आपस में प्रजनन करते हैं। ठीक है, फिर अधिकांश जंतुओं में उपापचयी अभिक्रिया संकीर्ण तापमान परास में संपन्न होती हैं अथवा कार्यकी क्रियाएं भी अनुकूलन स्तर पर इसी तापमान परास में होती हैं। जैसे मनुष्य में हमारा जो बॉडी टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन सूक्ष्म जीव ऐसे भी होते हैं जो तप्त 100 डिग्री सेंटीग्रेड के जो झरने हैं वहाँ पर भी वो रह सकते हैं। तो ये क्या है कि जो जीव जहाँ पर रह रहा है वो उसको अपने लिए क्या कर लेता है, अनुकूलित कर लेता है। कहने का मतलब ये है। अनेक मछलियाँ दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका के क्षेत्र जहाँ जल का तापमान हमेशा क्या रहता है, शून्य से भी नीचे रहता है, सफलतापूर्वक जीवन यापन करती हैं। इन मछलियों के शरीर में अनेक प्रकार के प्रतिहिमीकरण या एंटी फ्रीजिंग यौगिक पाए जाते हैं, जैसे ग्लिसरॉल या प्रोटीन्स, जो इनकी वहाँ पर क्या करते हैं, ठंड से रक्षा करते हैं। ठीक है, ऐसी अनेक प्रकार के अकशेरुकीय जंतु व मछलियाँ महासागर की बहुत गहराइयों में पाई जाती हैं। अगर वहाँ पर गहराई में पाई जाएगी तो क्या होगा कि उसका जो पानी में जो दबाव पड़ेगा वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना, पृथ्वी पर सामान्य वायुमंडलीय दाब से 100 गुना अधिक हो जाता है। लेकिन इन जीवधारियों पर पानी के हजारों मीटर ऊंचे स्तंभ या कॉलम का दाब रहता है, फिर भी ये जीव वहाँ पर क्या करते हैं, आसानी से अपने को अनुकूलित कर लेते हैं। ठीक है, और प्रजनन करते हैं। फिर आपका बिहेवियर एडप्टेशन यानी कि व्यवहारगत अनुकूलन। अनेक जीव प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने के लिए विभिन्न प्रकार के व्यवहारात्मक अनुकूलन उनमें पाए जाते हैं। जैसे मरुस्थल की छिपकली उच्च तापमान से निपटने के लिए क्या करती है, वो क्या करेगी, छाया में चली जाएगी, और फिर क्या होगा, अगर उसको ठंड लग रही है तो वो फिर क्या हो जाती है, धूप में आ जाती है। तो इस तरीके से भी वो अपने क्या करती है, शरीर की टेम्परेचर को बढ़ाए रखती है। ठीक है, जैसे लिखा है कि जब वो बाहर के तापमान बढ़ता है तो वो छाया में चली जाती है, और छिपकलियाँ रेत से अधिक ऊष्मा को शरीर में प्रवेश कराकर ले लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से भी वो क्या करती हैं, रहती हैं। बिल में रहने वाले जंतु बिलकारी जंतु कहा जाता है उनको। जंतुओं का दिनचर या रात्रिचर होना
कुछ पुष्पों का रात्रि में खिलना भी क्या है, व्यवहारगत अनुकूलन है। जैसे शुरू में बताया था आपको, जो राजस्थान है दिन में वहाँ हाई टेम्परेचर रहता है, तो वहाँ के जो प्लांट्स हैं वो भी अपनी क्रिया रात को करते हैं, और जो जंतु हैं वो भी शिकार और भोजन की तलाश में क्या करते हैं, रात ही को बाहर निकलते हैं। अधिक तीव्रता वाले प्रकाश के लिए अनुकूलित पौधे प्रकाश प्रिय पौधे कहलाते हैं। इनको हेलियोफाइट कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इनको, हेलियोफाइट। किनको, जो क्या कर रहे हैं, बहुत अधिक तीव्रता वाले प्रकाश में फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इनके तने क्या होंगे, कठोर होंगे। अब अनुकूलन भी तो पाया जाएगा। हेलियोफाइट में क्या होगा, इनके तने कठोर होंगे, पर्व छोटे होंगे, पत्तियां मोटी और जड़ तंत्र गहरा होगा, और इसमें पुष्पन फलन अच्छा होता है, जिस अधिक तापमान में रहने के लिए क्या होते हैं, अनुकूलित होते हैं। तो इनको बोलते हैं हेलियोफाइट। दूसरी ओर है सियोफाइट। ठीक है, इसका उल्टा कि जो पौधे प्रकाश को अधिक सह नहीं पाते हैं तो छाया प्रिय पौधे कहलाते हैं। ये बड़े कोमल पर्व वाले, पतली पत्तियों वाले, अपेक्षाकृत कम गहरे जड़ तंत्र वाले होते हैं, और ये क्या करते हैं, अपने को ठंडे स्थानों पर ही रखते हैं। जैसे क्या हो गया, ब्रायोफाइट्स आदि, ये सब क्या कहलाते हैं, जैसे मनी प्लांट है, या बहुत सारे ऐसे स्पीसीज़ हैं जो छाया में या नमी में रहना पसंद करती है, तो उनको बोलते हैं सियोफाइट। और जो धूप को सहन कर लेते हैं, उसके लिए अनुकूलित होते हैं, उनको बोलते हैं हेलियोफाइट। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हो गया आपका अनुकूलन के बारे में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।